हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज सुबह जो टेस्ट हुआ था उसकी व्याख्या कराने जा रहे हैं। व्याख्या कराने से पहले आज का एक मोटिवेशन थॉट्स पढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट है, अगर जगाना है देश को तो तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। अगर जगाना है देश को तो तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा भारत पढ़ेगा। यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा भारत पढ़ेगा। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, अभी तो सारा आसमां बाकी है। आइए समझते हैं आज टेस्ट का पहला क्वेश्चन। इसकी व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है आज का पहला, पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि आज के टेस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है, बॉयज में और गर्ल्स में फर्स्ट रैंक किसकी है। तो बॉयज में फर्स्ट रैंक है आज के टेस्ट में दो लड़कों की। पहला नाम है मोहित कुमार, जिसके 15 में से 11 नंबर आए हैं। ये लड़का वो है जिसने पिछले टेस्ट में भी टॉप किया था, फर्स्ट रैंक थी इसकी पिछले टेस्ट में भी। इसमें 20 में से इसके 17 नंबर थे। इस बार भी इसने 15 में से 11 नंबर लाया है। इस बार एक और लड़का फर्स्ट रैंक पे आया है जिसने काफी मेहनत की है, जिसका नाम है शिवा। शिवा जो ये पिछले टेस्ट में सेकंड रैंक पे आया था, इस बार यह भी फर्स्ट रैंक पे आया। मोहित को इसने टक्कर दी है। इसके नंबर भी हैं 15 में से 11। सेकंड रैंक है इस बार लड़के की आदित्य, जिसके 15 में से 10 नंबर हैं। जबकि पिछले टेस्ट में रोहित कुमार की सेकंड रैंक रही थी। और थर्ड रैंक पर आया एक लड़का यश कुमार, जिसके 15 में से 9 नंबर हैं। लड़कियों की रैंक देखते हैं। इस बार लड़कियों में से फर्स्ट रैंक है अनामिका। इस लड़की की भी पिछले टेस्ट में फर्स्ट रैंक थी और इस बार भी इस लड़की की टेस्ट में फर्स्ट रैंक ही है। लेकिन इस बार फर्स्ट रैंक पे एक और लड़की ने बाजी मारी है, जिसका नाम है निशा। इस बार इनके 15 में से 8 नंबर आए हैं दोनों लड़कियों के। जबकि अनामिका के पिछले टेस्ट में 20 में से 14 नंबर आए थे। इस बार भी सेकंड रैंक पे रही हैं पिछली बार की तरह अंजलि। आइए समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। हमने आपको याद कराया था, भाग पढ़ा रहे थे उस टाइम पे एक ट्रिक से याद कराया था कि कौन से भाग में क्या उल्लेख किया गया है। तो ट्रिक थी हमारी एक, छेना मुनि सराप्र के पाजस, सराप्र के पाजस 1 से 11। इस तरह से हमने आपको 22 भाग याद कराए थे संविधान के। यहां इस एक लाइन में ये 11 भाग हैं, जिसमें हमने बताया था पहले भाग में भारत के राज्य और भारत के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरे राज्य में, दूसरे भाग में ना से हो जाएगा नागरिकता। दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे भाग 2, जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और हमने आपको यह भी बताया था कि नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। यहाँ पे सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार कि नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भाग 3 में क्या उल्लेख है, हमने बताया था भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकार हमारे 7 हैं, 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार कितने
हैं, तो 6 हैं अभी मूलतः वर्तमान में। भाग 4 में हमने आपको बताया था छीना मुनि, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो ये भी हमने आपको बताया था कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख भाग 3 में मिलता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें संविधान में जो भी प्रावधान बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा करनी थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि इसके बाकी के अन्य सदस्य थे 6। तो कुल मिलाकर के इसमें सदस्य थे 6 + 1 = 7। इसमें कुल सदस्य थे 7। बाकी के 6 सदस्य और कौन थे, उन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है हमारी भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। तो इसमें ये सभी 7 सदस्यों के नाम है। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे, मिलान में दे देता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी सदस्य जो 7 थे कुल मिलाकर के उनके नाम समझेंगे। भीम से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। गोपाल से हो जाएगा एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। और कृष्ण से हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिन्हें शॉर्ट में KM मुंशी भी कहते हैं। और माधव से हो जाएगा एन माधव राव। मोहम्मद साहब से हो जाएगा मोहम्मद सादुल्ला। और खेत से हो जाएगा DP खेतान। ये प्रमुख 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। ये 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। सवाल पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा में। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। सवाल यह भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखना है संविधान सभा वो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी ने भी किया था 1922 ईस्वी में। इन्होंने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डी फॉर दिल्ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं?
संविधान में कुल कितने भाग हैं, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। वर्तमान में पूछ रहा है, ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश 25। वर्तमान में 25 भाग हैं, जबकि मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग शामिल थे और मूल संविधान में 8 अनुसूची शामिल की गई थी। 8 अनुसूची शामिल की गई थी, जबकि वर्तमान में मूल संविधान में 12 अनुसूची हैं। सवाल यहां से पूछ लिया जाता है कि कितनी वर्तमान में अनुसूची हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची शामिल की गई थी। और वर्तमान में कैसे भागों को जोड़ा गया है वो समझते हैं। भाग 4 में एक भाग जोड़ा गया है, भाग 4 का को जोड़ दिया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य हैं अपने 11, जिन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। और ये भाग 4 या भाग ए कह सकते हैं इसे। और इसके अलावा भाग 9 भाग 9A को भी जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो ये ध्यान देना, नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में मिलता है, जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ दिया गया था। और भाग 9B में सरकारी समितियों को जोड़ा गया है। जबकि भाग 14A को जोड़ दिया गया है, जिसमें अधिकरण का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और ये 4 भाग जोड़ दिए तो 26 भाग हो रहे हैं। लेकिन मूल संविधान में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां भाग को समाप्त कर दिया था। इस तरह से हमारे वर्तमान में भाग होते हैं 25। इसका सही जवाब हो जाए ए फॉर आकाश 25। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? अभी हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में ऐसा समझाया है। इसमें ऑप्शन ए 08, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। 7 सदस्य शामिल थे कुल मिलाकर के, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था, क्योंकि संविधान में जो भी प्रावधान थे उनकी चर्चा करनी थी, इसलिए इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और यह समिति सभी संविधानों में सबसे बड़ी समिति थी। इसी कारण से प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5। संविधान के निर्माण की जननी किसे कहा जाता है? संविधान के निर्माण की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो कि सबसे कठोर
और सबसे छोटा संविधान माना जाता है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? यह सवाल अक्सर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बीजी तिलक। बीजी तिलक ने 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किया था, जबकि महात्मा गांधी ने सन 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया था। और एम एन रॉय ने सुझाव दिया था कि भारत का एक अपना अलग संविधान होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 7। बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, कर्नाटक। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और बेंगलोर की राजधानी है कर्नाटक। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिजोरम की राजधानी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी शिलांग। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, आइजोल। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। शिलांग राजधानी है मेघालय की राजधानी है शिलांग। आइए समझते हैं क्वेश्चन 9। वर्तमान में भारत में कितने राज्य स्थित हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश 28 राज्य वर्तमान में स्थित हैं, जबकि भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में मौजूद 8। क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लद्दाख की राजधानी है? ऑप्शन ए कवरत्ती, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लेह। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, लेह लद्दाख की राजधानी है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह बनाई गई है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, जबकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। दिल्ली भारत की राजधानी है, यह भारत की राजधानी है नई दिल्ली। आइए समझते हैं क्वेश्चन 11। तारीखे यामिनी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए कुतुबी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी बर्नी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश, कुतुबी ने तारीख यामिनी पुस्तक
लिखी थी और यह महमूद गजनवी के राजकीय इतिहासकार थे। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी शाहनामा। यह सवाल पूछा जाता है कभी कभार कि शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी, मिलान में दे देता है ऐसा सवाल। तो शाहनामा पुस्तक लिखी थी फिरदौसी ने, जो कि फिरदौसी को फारसी का होमर भी कहा जाता है। इस तरह से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि फारसी का होमर किसे कहा जाता है, तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। यह महमूद गजनवी से नाराज हो गए थे, इस कारण यह गजनी को छोड़कर चले गए थे। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक ए हिंद पुस्तक यह मूल रूप से अरबी भाषा में है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ई सचाऊ नामक व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया था। अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था और अलबरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है जिसने भारत में रुककर संस्कृत, वेद और भगवत गीता का अध्ययन किया था। भगवत गीता का अध्ययन किया था, ऐसा अलबरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है। बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इस पुस्तक भी दे दी जाती है मिलान में, जिसमें पूछा जाता है कि मिलान कीजिए। तो बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी ने अपने जीवन काल में 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। बर्नी ने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। बर्नी एकमात्र ऐसा विद्वान है जिसका अंतिम समय में इसका सामाजिक बहिष्कार हो गया था। बर्नी का इसके अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक केवल मोटी चटाई दी गई थी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 12। अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी देवगिरी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय, मूल कारण था उसका चित्तौड़ विजय करने का, चित्तौड़ पर अभियान करने का था रानी पद्मावती की सुंदरता। रानी पद्मावती की सुंदरता, इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय अभियान किया था। लेकिन रानी पद्मावती ने अन्य सखियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की हत्या हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं किया था। ऑप्शन ए सिकंदर सानी द्वितीय, ऑप्शन बी जनता का चरवाहा, ऑप्शन सी युग का विजेता, ऑप्शन डी खलीफतुल्ला। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर दिल्ली, खलीफतुल्ला। यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण नहीं किया था। यह उपाधि इसके पुत्र मुबारक खिलजी ने धारण किया था। यह अपने आप को स्वयं खलीफा कहता है कि मैं ही खलीफा हूं, ऐसा उल्लेख करता है और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह द्विलिंगी था। दरबार में कभी कभार निर्वस्त्र भी यह आ जाता था।
सिकंदर सानी द्वितीय, यह अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। यह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसी कारण से इसने सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि को धारण किया था। जबकि जनता का चरवाही अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है और युग का विजेता भी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। ऐसा उल्लेख अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजान उल फतूह में उल्लेख करते हैं कि जनता का चरवा और युग का विजेता अमीर खुसरो की उपाधि है। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है, तो ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो ने खजान उल फतूह की पुस्तक लिखा है। यह अमीर खुसरो की पुस्तक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए JFK, JFK का अर्थ होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी AUK, AUK का अर्थ होता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब हो जाएगा सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था बी फॉर बॉम्बे अलाउद्दीन खिलजी AUK। जबकि बलबन ने सेना के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता है। बलबन ने सैन्य विभाग का प्रमुख इमादुल मुल्क को बनाया था। जबकि इमादुल मुल्क को बलबन ने रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। यहाँ से सवाल अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि रावत ए अर्ज किसकी उपाधि है, तो रावत ए अर्ज उपाधि है इमादुल मुल्क की, जिसे बलबन ने दिया था। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था, तो दीवाने अर्ज का गठन किया था बलबन ने, जिसे सैन्य विभाग कहा जाता है। इल्तुतमिश ने केंद्र में सेना का गठन किया था, जिसे हस्म ए कल्ब के नाम से जाना जाता है। और प्रांत में हस्म ए अतरफ। इसने 2 सेना चलाई थी, प्रांत में हस्म ए अतरफ और हस्म ए कल्ब, केंद्र में सेना का गठन किया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 15। यह टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नुसरत खां, ऑप्शन बी जफर खां, ऑप्शन सी उलू खां, ऑप्शन डी मलिक काफूर। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। इसी कारण इस मलिक काफूर का नाम 1000 दीनारी पड़ गया था। जबकि नुसरत खां और उलूग खां और जफर खां, यह सब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि अलाउद्दीन खिलजी के कितने सिपह सलार थे, तो हमने ट्रिक बताई थी आपको अनुज ANUJ। ये 4 प्रमुख सिपह सलार थे। ए से हो जाएगा अल्फ खां और N से हो जाएगा नुसरत खां, U से हो जाएगा उलूग खां और J से हो जाएगा जफर खां। यह 4 अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे, जिसमें नुसरत खां की और जफर खां की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय।
हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। हमने पिछली बारी जो भी टेस्ट कराया था उसमें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित है। इस मोहित का 20 में से 17 नंबर आया था। कुछ बताना चाहोगे बच्चों को, आप कैसे पढ़ते हो जिससे इतना अच्छा कर पाते हो? मैं बताता हूँ, ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम वीडियो देखते हैं तो उसके साथ हमको कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं तो वो दिमाग में नहीं फीड होगा। जब हम लिखते हैं तो हमारे साथ दिमाग के साथ साथ चलता है और वो गुनगुनाते रहते हैं हम कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, तो वो हमारे साथ रहता है। और जब हम देख लेते हैं कुछ चीजों को तो वो थोड़ी देर रहेंगी और फिर उसके बाद मिट जाएंगी। बहुत अच्छा। अभी बताना चाहोगे आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। 11th में पढ़ते हो। हाँ, अभी आपने जो टेस्ट दिया वो कैसा लगा? एक टेस्ट काफी अच्छा है और इसमें जनरल नॉलेज ज्यादा है और जो नॉलेज होनी चाहिए। अभी भी आपकी फर्स्ट रैंक आई है। 15 में से कितने नंबर हैं? 11। बच्चों हेलो, आपको टेस्ट देना कैसा लगता है? अच्छा आता है ना? थोड़ा और पढ़ के आया करो, क्योंकि मोहित की 2 बार से फर्स्ट रैंक आ रही है। और पिछली बारी अनामिका की भी लड़कियों में फर्स्ट रैंक थी। कितने नंबर थे तुम्हारे 20 में से? 14 नंबर थे इनके 20 में से, हमने अनाउंस किया था। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।